नमस्कार। अब जो आपको सुनाने जा रहा हूँ वो विशेष करके व्याकरण से संबंधित है। व्याकरण हमारा भाषाओं में जननी है। छात्रों का अनुरोध रहा है कि मध्य मध्य में हमें कुछ ग्रामर से संबंधित तथ्य उपस्थापन करें, तो सभी श्रोताओं को मैं ध्यान देता हूँ। आध्यात्मिक विषय भी यहाँ दिया जाता है। शास्त्र में संबंधित तथ्य उपस्थापन समय ज्योतिष, वास्तु, दर्शन, वेद, वेदांग सभी विषयों को छात्रों का, श्रोताओं का अनुरोध क्रम से हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। वस्तुतः उद्देश्य है लोक कल्याण, तो जिसमें छात्रों का अनुरोध रहा है तो इसमें ग्रामर से बीच बीच में हम देंगे। व्याकरण में भी हम 1-2 वीडियो डाले हैं, आप उसमें जाके देख सकते हैं। और आगे की कुछ तथ्य उपस्थापन करने यहाँ हम जा रहे हैं। तो कहना तात्पर्य मेरा ये है कि व्याकरण जो है बहुत बड़ा है। सब शास्त्र जो है समुद्र के समान है। तो धीरे से हमको विषय वस्तु को अध्ययन करना चाहिए। बारंबार अभ्यास से ही हमको सफलता प्राप्त होगा। तो अब जो हमको आपको सुनाने जा रहे हैं वो संधि से संबंधित है। हम यहाँ पर कुछ व्याकरण सूत्र भी बताने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सूत्र अब तो बहुत पढ़ते हैं। मैं इसलिए सरल से बताने जा रहे हैं ताकि लोग इसको पकड़े और अपने हृदय से उसको हृदय में उसको स्थापन करें। क्योंकि विषय जो है हमारे रामायण हो, महाभारत हो या भागवत हो या पुराण अष्टादश हो, सब जो है वेद वेदांग सब जो है संस्कृत में है। संस्कृत में होने के कारण विषय जो है जन तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो जितनी इसको सरल किया जाए, क्योंकि उसमें अधिकतर जो विषय है संधि और समास से विषय है, तो मैं इसको इसलिए अत्यंत सरलता से आपको बताने जा रहे हैं। कोई सूत्र आपको व्याख्या नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदी भाषा में इसको बता रहे हैं ताकि जो श्रोता है उसको भी लाभ होगा और जो आपके दर्शक बंधु हैं वे लोगों को भी लाभ होगा। वस्तुतः संधि क्या है? तो शास्त्र ये कहता है अत्यंत समीपवर्ती 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल से किसी नियम के अंतर्गत होने वाला परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो अत्यंत समीपवर्ती जो 2 वर्ण है या 2 से अधिक वर्ण है, जब मिल जाता है मतलब क्या करना होता है, उसको छोटे करना पड़ता है ताकि संक्षिप्त सारार्थ विलास गर्भम, बस संक्षिप्त से वो चीज को बता जा सके। तो इसी को ही संधि कहते हैं। और इसको अधिक हम संधि को व्युत्पत्ति वगैरह करना नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आपको लोग को पता है। तो वो संधि वैसे मुख्य रूप से 3 भाग में ही विभाजित किया गया है। स्वर संधि, जिसको अत संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि के रूप में भी जानते हैं, और विसर्ग संधि। मुख्य रूप से ये 3 भाग में विभाजित किया गया है। तो शब्दों का सरली जो है संक्षिप्तीकरण है। तो संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत जो स्वर संधि है वो भी अनेक प्रकार है। मुख्य रूप से अगर हम इसको विचार करें तो दीर्घ संधि, जो सवर्ण संधि भी कहते हैं, सवर्ण दीर्घ, तो सवर्ण समार मर्ण से किसी दीर्घ बनता है। फिर गुण संधि, तो अदेन गुण, आद गुण इत्यादि बहुत सूत्र है इसके ऊपर, आप जानते होंगे। वृद्धिरादि च, अर्थात आदि च वृद्धि संज्ञ स्यात्, उसको मैं संस्कृत में बोलने से बच्चों को या दूसरों को कल्याण होगा, लेकिन कठिन भी होगा, इसलिए हम इसको लौकिक भाषा में बताने जा रहे हैं। तो आदि च वृद्धि संज्ञ स्यात्, तो वृद्धि इसके ऊपर हम बाद में बताएंगे। तो वृद्धि संधि है, फिर यण संधि है, फिर जाके आपको अयाधि संधि है। पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि को भी लोग स्वर संधि के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन कुछ आचार्य इसको भी अलग मानते हैं। तो जो भी है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हमें मूल रूप से जो विचार है उसको हम बताने जा रहे हैं कि जैसे कि पूर्व पद के अंत में ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर में से कोई भी
एक और उत्तर पद में सुर में भी समान ह्रस्व का या दीर्घ का स्वर को जब दोनों का मिलकर एक होता है तो उसको दीर्घ कहते हैं। हाँ, तो इसलिए आचार्य लोगों ने इसको कहा है अकहा सवर्णे दीर्घ अथवा सवर्णे दीर्घ सूत्र में कहा गया है। तो हम इसको पाठ पाठ में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि इसको आपका सिर में फिक्स हो जाए। तो जैसा कि अ वर्ण हो गया है, आ हो गया है, आ हो गया है, आ हो गया है, इस प्रकार जो है ये जो है चारों भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन हमको उदाहरण के साथ समझना चाहिए, और उदाहरण जो है हम तो एक एक देंगे आपको, लेकिन आप जो है उसको अनेक रूप से घर में प्रस्तुति करने से धीरे धीरे ये जो है आपको बन जाएगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई वर्ण का अंत में अ और कोई दूसरे वर्ण का आरंभ में भी अ हो तो दो अ मिल गया तो आ हो गया। जैसे कि धन अर्थी, धन है, नौ में अ है, अर्थी उसका भी आरंभ में अ है, तो दोनों मिल जाने से क्या हुआ कि धनार्थी ये शब्द बन गया। तो संक्षिप्त हो गया, तो इसी को ही संधि कहते हैं। इसको मैं चार रूप बताने जा रहे हैं, जैसा कि अ पुनः आ। तो जैसे कि हम आपको शब्द के बताने जा रहे हैं, हिम आलय। हिम का जो प्रारंभ जो अंत में जो रहा ही म अकार रहा, फिर आलय का जो प्रारंभिक शब्द रहा आ रहा, तो दोनों मिलके क्या हो गया ना हिमालय। तो इस प्रकार जो है आपको समझने के लिए कोशिश करना है कि प्रारंभ शब्द पूर्व पद उत्तर पद को ध्यान देना है। पुनः हम आपको बताने जा रहे हैं आ और अ दोनों को मिलके फिर एक शब्द आपको बताने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आप इसको सहज से समझ जाएंगे। तो विद्यार्थी एक शब्द निकला है। हाँ, तो विद्यार्थी जो है वो तो आ है, विद्या आरंभ में क्या है आ, जो पूर्वपद शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है आ है, विद्या। पुनः उत्तर पद का प्रथम अक्षर जो हो गया अ हो गया, तो विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, आ और अ का मिलन से ये सवर्ण हो गया, दीर्घ हो गया, होने के कारण एक संक्षिप्त रूप बना जिसको हम कहते हैं एक शब्द निकल गया, उसको हम विद्यार्थी कहते हैं। पुनः विद्यालय, ये तो आप सब जानते हैं क्योंकि आप सब विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो विद्या जो है अंतिम में आकार है, आलय में भी प्रारंभिक शब्द जो है आ है, तो दोनों मिल जाने के बाद ही क्या हो गया कि विद्यालय हो गया। तो इस प्रकार चार रूप में आपका ओ आ में बताया। इसी प्रकार मैं कोशिश कर रहा हूं ई में भी आपको सुनाऊं। तो जैसे कि हम जानते हैं ई और ई सवर्ण से दीर्घ कैसे बनता है, सरलता से आपको बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मुनि प्लस इंद्र, मुनि जो है अंत में वही है जैसे कि अ में होता था, इसी प्रकार यहाँ भी होना है। तो ई और ई मिलने से, दो ई मिलने के बाद जो है मुनीन्द्र, उसके उच्चारण थोड़ा दीर्घ हो गया है, तो ई मिलने पर ये दीर्घ हो गया। तो पुनः एक ह्रस्वई एक दीर्घई, हाँ, तो ह्रस्वई और दीर्घई मिल जाने से फिर जो है इसका रूप भी फिर दीर्घ होगा, जैसे कि मुनि प्लस ईशा। मुनि जो है क्या है ह्रस्व है, तो ईशा का जो प्रथम वर्ण है दीर्घ है, दोनों मिल जाने के बाद मुनीशा, इस प्रकार शब्द बन गया। पुनः महेंद्र, मही तो प्रथम वर्ण जो है जो दीर्घ ही है, फिर अंतिम वर्ण का प्रारंभिक वर्ण जो है उत्तर पद का जो है ह्रस्व है, मही प्लस इंद्र महेंद्र। इस प्रकार जो है आपको समझने के लिए मैं सरलता से आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूं, आप प्रयास करें तो आपको भी हो जाएगा। पुनः दोनों दीर्घ बताने जा रहे हैं। नदीशः, नदी का पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है दीर्घ है, पुनः ईशः वो भी प्रारंभक जो वर्ण है उत्तर पद का वो भी दीर्घ है।
नदी प्लस ईशः नदीशः। इस प्रकार जो है आपका स्वरूप बना। तो ये ई के बाद में ऊ के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसको भी आपको जानना है क्योंकि ये सब जो है दीर्घ संधि के अंतर्गत है। तो जैसे कि हम कह रहे हैं ऊ प्लस ऊ, लघु प्लस उत्सवः। लघु मतलब छोटी ऊ है, पुनः छोटी ऊ है, ऊ प्लस ऊ मिलके दीर्घ हो गया, लघुस्तवः। तो इस प्रकार जो है आ ई की प्रकार जो है यहाँ पर जो भी बना। पुनः ऊ प्लस ऊ जो दो बन जाएगा उसका भी एक रूप बन जाता है। तो लघु प्लस ऊर्मी ही, लघु प्लस ऊर्मी, लघु जो है ह्रस्व है, ऊर्मी जो है दीर्घ है, तो लघूर्मी। तो पुनः तृतीय उदाहरण हम देने चाह रहे हैं कि दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ। हाँ, देखिए वधू प्लस उत्सवः, वधूस्तवः। तो वधू जो है दीर्घ है, पुनः उत्सव जो है ह्रस्व है। इस प्रकार जो है वधूस्तव ये जो है स्वरूप बना। पुनः वधू प्लस ऊर्मी, इसका स्वरूप क्या बनेगा? वधूर्मी। उच्चारण कैसे होगा ना? वधूर्मी। तो वधू जो है दीर्घ बना, ऊर्मी जो है भी दीर्घ बना, तो दोनों मिल जाएगा, तो ये जो है दीर्घ रूप बनता है। तो इस प्रकार जो है रू में भी है, तो अ ई उ रू। तो रू में भी इस प्रकार बनता है। तो रू में आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, स्वल्प मिलेगा। जैसा कि रू रू दोनों मिल जाएगा तो दीर्घ रू बन जाएगा। पितृ प्लस ऋणम, पितृणम। उच्चारण इसके परिवर्तित हो गया। मातृ प्लस ऋद्धि, मातृद्धि। तो दीर्घ बन जाएगा। तो कथन के तात्पर्य मेरा यहाँ था कि स्वर संधि में जो संधि ज्ञान है वो इसी प्रकार जो है संक्षिप्त होता है। पूर्व पद उत्तर पद का जो प्रारंभिक वर्ण अंतिम वर्ण को मिलके जो है संधि बनता है। ये संधि जो है संक्षिप्तीकरण, इसकी जो सरल प्रक्रिया है, इसको विषय वस्तु को सरल करना है, श्लोक आदि में रचना करना है। और प्राचीन काल में लेखन की व्यवस्था नहीं था, तो संक्षिप्तीकरण और व्याकरण का विषय था। तो इसी के लिए ये जो है आपको बना गया है। आपका सरलता और समझने के लिए मैं इस प्रकार अति सरल रूप से समझाने के लिए कोशिश किया। इसको मैं किसी भी सूत्र रूप से आपको बताया नहीं, किसी भी संधि को हम संस्कृत में इसलिए नहीं बताया। आपको हृदबोध होगा तो मैं आगे भी और बनाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आगे मैं दूसरी जो संधि है आपको बताने के लिए प्रयास करूंगा। सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार।